हेलो फ्रेंड्स, ये 14 मार्च 2026 इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है द हिंदू का। तो पहला है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड मतलब क्या हुआ है ना कि हम लोगों का देश में क्या होता है पूरे एक साल भर के लिए, जैसे कि एक साल भर का पूरा एक बजट निर्धारित किया जाता है। तो अभी जो एलपीजी का क्राइसिस हुआ है, ऑयल और गैस उसका जो क्राइसिस हुआ है, उसकी वजह से सरकार का बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। तो सरकार को क्या चाहिए, और भी पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि मतलब 57 करोड़ का जो है तो एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एक तो फंड स्टैब्लिश किया है। ठीक है, अब ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एक साल तक का मतलब मान लीजिए एक साल का बजट बनाए हैं कि मनरेगा में हम लोग जो है वो 100 रुपया खर्चा करेंगे। ठीक है, मनरेगा में 100 रुपया खर्चा करेंगे, कोई और स्कीम है तो उस पर 200 रुपया खर्चा करेंगे, कोई और एक स्कीम है तो उस पर 300। इस तरह से टोटल साल भर का बजट जो है मेरा 1000 रुपया है। लेकिन अभी जब बीच में कोई क्राइसिस हो गया है तो मेरा बजट बढ़ के मतलब 2000 रुपया हो गया, तो 1000 रुपया और हमको चाहिए। ठीक है, मतलब मेरा बजट जो है वो बढ़ के 2000 हो गया है, तो मुझको 1000 रुपया और चाहिए। तो ये 1000 रुपया कहाँ से आएगा? तो ये 1000 रुपया जो है वो भारत सरकार जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेती है, और इसको लेने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है। मतलब एक प्रस्ताव जो है, ऐसे तो मतलब कि क्या हो जैसे क्या हो गया, मतलब आर्थिक स्थिरीकरण इसको बोला जाता है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड मतलब आर्थिक स्थिरीकरण तंत्र मतलब फंड। ठीक है, तो ऑयल शॉक हुआ है, एलपीजी हुआ है, ये सब वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड को बनाया गया है। आर्टिकल 115 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट की मतलब दूसरा अनुपूरक अनुदान, मतलब हम लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो कैसे आएगा, तो इसके बारे में जो है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट क्या होता है या आर्टिकल 115 किससे रिलेटेड है। हिंदी में इसको बोलते हैं दूसरा अनुपूरक अनुदान। ठीक है, तो संसद में उसके लिए क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है बजट का। ठीक है, और संसद ही इसको मंजूरी देती है और प्रस्ताव लाया जाता है। और प्रस्ताव क्या है, अतिरिक्त बजट का जब आवश्यकता मतलब बजट का जो है अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा बजट का जब आवश्यकता होता है तभी जाकर ये लाया जाता है। ठीक है, तो जब अधिकृत निधि अपर्याप्त हो जाती है, मतलब ऐसे आपका स्टेटमेंट में रहेगा कि जब हम लोगों का अतिरिक्त बजट का आवश्यकता होता है, जब अधिकृत बजट मतलब मान लीजिए 1000 हम लोग का पूरा साल भर का बजट था 1000 रुपया, लेकिन अभी 1000 रुपया नहीं रहा, अब हम लोगों का खर्चा जो है 2000 हो गया है। तो 1000 जो एक्स्ट्रा बजट मतलब एक्स्ट्रा जो पैसा है वो जो आएगा मतलब अधिकृत क्या था, अधिकृत 1000 रुपया था, लेकिन अतिरिक्त अब क्या हो गया, अतिरिक्त बजट हम लोग का 1000 और हम लोग का खर्चा में बैठ रहा है कि हम लोग गैस वैस मंगाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो इसीलिए, और मतलब कौन से साल में, चालू वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट, मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो मतलब लगेगा सरकार को वो निकालेगी सरकार, तो उसी को बोला जाता है अतिरिक्त डिमांड ग्रांट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था जैसा भी हो उसी को स्टेबल करना, मतलब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव नहीं हो, जैसा भी अगर हम लोग का अर्थव्यवस्था भी जितना अच्छा चल रहा है उसी तरह से चले। हम लोग का जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको भी मजबूत करना इसका उद्देश्य होता है। अब एक होता है कि हिंड विंड और टेल विंड, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी ये वर्ड देकर भी पूछा जा सकता है। तो आज का न्यूज में था हिंड विंड। हिंड विंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों का जो रुकावट है अगर इस दिशा से आता है तो हिंड विंड मतलब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोगों को आगे बढ़ने में कोई तरह का चैलेंजेस आ जाता है आगे से। ठीक है, जो कि हम लोग को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसी को बोला जाता है हेड विंड। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम, चैलेंज या प्रतिकूल कोई भी अवस्था होता है तो उसी को बोला जाता है हेड विंड। और टेल विंड का मतलब होता है हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से हम लोगों का इकोनॉमी में सब कुछ को सपोर्ट करने के लिए जो स्थिति होता है मतलब अनुकूल या फेवर होता है उसी को टेल विंड बोला जाता है। उसके बाद है कि आपसे मतलब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, पहला तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 115 सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट, मतलब ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि संसद में प्रस्तुत होता है अतिरिक्त बजट का आवश्यकता के लिए जब अधिकृत निधि अपर्याप्त हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, तो वही संसद में प्रस्तुत बजट होता है जब अधिकृत निधि अपर्याप्त हो जाती है, चालू वित्तीय वर्ष में जब अधिकृत निधि अपर्याप्त हो जाती है। और हम लोग का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना था, 4.4%। तो अगर सरकार जो है वो कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा लेती भी है, ठीक है, तो हम लोगों का जो राजकोषीय घाटा इतना टारगेट है हम लोग का, तो इतना तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो इतना टारगेट होगा तो भी हम लोगों का राजकोषीय घाटा पे कोई प्रभाव ज़्यादा जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रभाव फिस्कल डेफिसिट पे नहीं पड़ेगा अगर सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट जो हो जाता है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर गवर्नमेंट पैसा लेती है तो, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में 2 पूछा जा सकता है, राजकोषीय घाटा 4 कितना, लक्ष्य कितना है, 4.4 है, और सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट जो है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 115 से, और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड कितने का है, 57 करोड़ का है, आर्थिक स्थिरीकरण तंत्र ये क्या होता है। तो इसी तरह से कि मतलब जब हम लोग का बजट अपर्याप्त हो जाता है अधिकृत निधि से, तब जो चालू वित्तीय वर्ष में जो एक्स्ट्रा पैसा निकाला जाता है उसी को बोला जाता है मतलब इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन करने के लिए, इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इंडिया। ये कौन है, ज्ञानेश कुमार। तो सबसे ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल ही रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि ममता बनर्जी जो है वो बहुत सारा आरोप लगाई है। इसके अलावा जो भी मतलब एंटी गवर्नमेंट जहाँ पर भी सरकार है वो सब मतलब ये क्या होता है कि मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर में बहुत सारा आरोप लगाया गया है कि ये क्या करते हैं, मतलब अच्छा से इलेक्शन नहीं होने देते हैं, मतलब तरह तरह का आरोप। तो आपसे उतना आरोप तो पूछा नहीं जाएगा, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए कि इनका रिमूवल का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि इस तरह का नोटिस जो है लोकसभा और राज्यसभा में फर्स्ट टाइम जो है वो लाया गया है, ठीक है, तो लाया गया है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल 324 में। अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो एकदम सेम होता है, किसकी तरह सेम होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाने का जो प्रोसेस होता है एकदम उसी तरह से सेम चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का भी प्रोसेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाने का क्या कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, इसी में रिमूवल का है। तो देखिए 324 और यहाँ पर भी 24 है, बस एक की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो मतलब सेम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का प्रोसेस संविधान में नहीं लिखा गया, बस लिखा दिया गया है कि सेम प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का जज। तो हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट का जज को कैसे हटाया जाता है, तो सबसे पहले संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, और हटाने का जो आधार है क्या होता है, प्रूवेन मिसबिहेवियर, ठीक है, प्रूवेन PM जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है प्रूवेन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, मतलब वो अपना कोई प्रूवेन मिसबिहेवियर मतलब कोई अपना काम करने में वो असक्षम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि इंक्वायरी कमेटी एक तो बैठता है, जब रेजोल्यूशन लाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में तो एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है। फिर इंक्वायरी कमेटी अच्छा प्रस्ताव लाने के लिए, रेजोल्यूशन लाने के लिए लोकसभा में जो है 50 मेंबर और राज्यसभा में 100 मेंबर का समर्थन होना चाहिए। फिर रेजोल्यूशन लियाया जाता है संसद में, उसके बाद संसद में एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है, वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो इंक्वायरी करती है, जो भी आधार उनके ऊपर लगाया जाता है उनको रिमूवल का, तो उस आधार का जो है वो इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी कमेटी का इंक्वायरी होने के बाद उनके ऊपर अब फिर मतदान होगा, मतदान संसद में ही होता है और मतदान जो है स्पेशल मेजोरिटी से होता है। तो अब जो मैंने हाईलाइट किया है बस वही सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशेष बहुमत से ही मतदान होता है, स्पेशल मेजोरिटी से मतदान होता है। यहाँ पर प्रभावी बहुमत या साधारण बहुमत ऐसा कुछ रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। विशेष स्पेशल मेजोरिटी से मतदान होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, आदेश देते हैं उनको हटाने का। अगर उनका जो कदाचार है मतलब साबित हो जाता है, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी दोनों में से कोई जो भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया अगर साबित हो जाता है तो प्रेसिडेंट फिर उनको हटाने का आदेश देते हैं, और अगर साबित नहीं होता है तो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का प्रोसेस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का हटाने का प्रोसेस है जज का, उसी तरह से चीफ इलेक्शन। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल उधर उधर करके भी आपको क्वेश्चन में दे देंगे, ठीक है। आर्टिकल जो है जैसे मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 है तो यहाँ पे लिख देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आर्टिकल, ये तो ऐसे उल्टा सीधा कर देते हैं। उसके बाद है कि अब तो चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब कि इलेक्शन कमीशन में कितना मतलब मेंबर होता है, 3 मेंबर होता है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 जो है वो इलेक्शन कमीशन होते कमिश्नर होते हैं। तो इनको तो हटाने का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये दे देगा
कि इलेक्शन कमिश्नर लोगों को हटाने का भी प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको हटाने का प्रोसेस कुछ लिखा नहीं है, मतलब कंडीशन जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। देखिए मैंने लिखा है कंडीशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। इनको कैसे हटाया जाता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है रिकमेंड करते हैं, ठीक है। किसको हटाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए ये रिकमेंड करते हैं, फिर राष्ट्रपति इनको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेड मेंस्ट्रुएशन लीव के ऊपर जो है बहुत सारा आर्टिकल्स आ रहा है 2-3 दिन से 4 दिन से। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, इसके ऊपर क्या बोला है कि फीमेल लोगों को अगर पेड मेंस्ट्रुएशन लीव दिया जाएगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्लास सीलिंग हो जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, तो एक ये मेल को भी हायर करती है और ये फीमेल को भी हायर करती है। तो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन लीव के चलते मान लीजिए कि 8 दिन का छुट्टी देना पड़ सकता है, 4 दिन संडे हुआ और 4 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी देना पड़ा, और मेल को तो सिर्फ 4 दिन ही छुट्टी, तो 4 दिन का जो छुट्टी मेल को देना पड़ रहा, 8 दिन का छुट्टी फीमेल को देना पड़ रहा है, लेकिन इसको भी पैसा सेम देना पड़ रहा है, इसको भी पैसा सेम देना पड़ रहा है। तो ये 8 दिन का जो छुट्टी हुआ, तो ये 8 दिन में तो 8 दिन का काम, मतलब 4 दिन का जो काम है वो तो उससे मतलब लिया नहीं जा गया, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिव उतना हो नहीं पाया। तो कोई भी कंपनी जो है किसको हायर करेगा, तो मेल को ज़्यादा प्रीफर करेगा जब उसको हायर करेगा या फिर सिलेक्शन करेगा, तो फीमेल को रिजेक्ट कर देगा। मेल को दोनों का सर्टिफिकेट, क्राइटेरिया, सब कुछ, डिग्री उग्री सब बराबर रहेगा। बराबर रहने के बाद भी ज़्यादा प्रेफरेंस मेल को दिया जाएगा फीमेल को, क्योंकि कंपनी में क्या रहेगा कि इसको हमको मेंस्ट्रुएशन लीव देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा छुट्टी देना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा। तो फीमेल लोगों का क्या होगा, वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाएगा, ग्लास सीलिंग हो जाएगा। एक तरह से उनका कैरियर में बाधा आएगा, रुकावट आएगा, उनको आगे बढ़ने में, मतलब कहीं भेजना है या कुछ करना है तो इनका अगर मेंस्ट्रुएशन लीव में है तो इनको तो भेज नहीं पाएगा। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारा क्या होगा। और कंपनी क्या होता है, कंपनी उतना सोशल होकर नहीं सोचता है। कंपनी को क्या चाहिए, अपना थोड़ा सा रैशनल रहते हैं। रैशनल मतलब कि उनको अपना काम से मतलब होता है कि कितना प्रोडक्टिविटी को, उनको प्रोडक्टिविटी किसी से लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका लिए सुप्रीम कोर्ट क्या सोल्यूशन दिया है कि कोई भी कानून को जो है बाइंडेड नहीं करना चाहिए पेड मेंस्ट्रुएशन लीव के लिए किसी भी कंपनी के ऊपर। बस कंपनी लोगों के ऊपर वॉलेंट्री, मतलब कंपनी लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और ये इनिशिएट, मतलब इस तरह का उनको मतलब कि इनकरेज करना चाहिए। कोई भी कंपनी है तो अगर कंपनी जो है वो मेंस्ट्रुएशन लीव देती है लेडीज लोगों को, फीमेल को अपने कंपनी में, तो उनको जो भी कंपनी देगी उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ इनकरेजमेंट मतलब बना देना चाहिए, इनकरेज किया जाना चाहिए कि कंपनी अगर इस तरह का कुछ फैसिलिटी फीमेल को देती है तो वो कंपनी को जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। और कंपनी के ऊपर वॉलेंट्री छोड़ देना चाहिए, वो अपने हिसाब से ही डिसाइड करे कि करना है कि नहीं है। जैसे कि कर्नाटक और केरल में टीचर लोगों को जो है क्या किया गया है, मतलब मेंस्ट्रुएशन लीव जो है वो दिया गया है। इसके अलावा अदर कंट्री हुआ, फॉरेन कंट्री जैसे वेल्स है, यूके है, जापान है, ताइवान है, ये सब कंट्री में भी मतलब मतलब मेंस्ट्रुएशन होने पर फीमेल लोगों को लीव दिया जाता है और उनको पेड भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनका पैसा काटा जाता है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर और भी न्यूज़ आएगा तो हम लोग उसको और कवर करेंगे, अभी छोटे से समझ लीजिए। उसके बाद ट्रांसजेंडर के ऊपर भी एक न्यूज़ था, राइट टू एक्ट 2019 का। तो इसके ऊपर अभी और मतलब आगे न्यूज़ आएगा तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ बोले, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ऊपर कुछ मतलब अपना जो है रूल रेगुलेशन बताइए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है, तो एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी को अगर ब्लड देता है, ठीक है, एक आदमी है और दूसरे आदमी को वो ब्लड देता है, तो इसके ब्लड के थ्रू इसकी बॉडी में जो है बहुत सारा बीमारी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जैसे HIV जा सकता है, हेपेटाइटिस B, C, ये सब क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है उसका बॉडी में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बोला है, मतलब इसीलिए मतलब पहले गुहार लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी ब्लड देते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन को तो उसका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करने से क्या कर दी है, मना कर दी है, ठीक है। तो बीमारी ट्रांसफर होता है, इसका रीज़न क्या है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों बोली है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करने के लिए मना क्यों की है। मतलब इसको करने से क्या होता है कि जो ब्लड डोनर है उसके शरीर में कोई तरह का बीमारी है तो उसका
पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे HIV पॉजिटिव है वो, या हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या आपकी कोई भी बीमारी है तो पता लग जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको करने के लिए मना क्यों की है, उसका रीज़न यही दी है कि मेडिकल एक्सपर्टीज़, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास उतना मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है वो लोग, तो इसलिए इसके बारे में वो लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। दूसरा नंबर है कि हेल्थ क्या होता है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इशू, इस दोनों का शेड्यूल में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट दोनों का काम है हेल्थ को देखना, ठीक है। हेल्थ दोनों में आता है, इसीलिए स्टेट के ऊपर क्या होगा, फाइनेंशियल लोड पड़ जाएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको मना की है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि NAT क्या है, किससे रिलेटेड है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन कौन सा बीमारी ट्रांसफर हो सकता है, तो HIV है, हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, C है, ये सब का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रुप C फॉर द इक्वालिटी, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि ग्रुप फॉर द इक्वालिटी क्या है, तो विकासशील देशों का समूह है। मतलब ये कहाँ पे हुआ था, जेनेवा में हुआ था, महामारी रोगों के लिए। जैसे कि भारत है और अदर कंट्री है, ठीक है। तो भारत और अदर कंट्री मतलब बहुत सारा ऐसा देश है जो कि विकासशील, अभी विकसित बहुत नहीं हुआ, और एक तरफ है विकसित देश। तो हम लोगों का देश में, भारत में क्या होता है, बहुत सारा जो भी बीमारी होता है, उस बीमारी का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका डाटा यूज करके जो विकसित देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, वो डेवलप कंट्री हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके रिसर्च करने के बाद वैक्सीन बनाते हैं, और वैक्सीन बना के जब बेचते हैं तो उसका लाभ कमाते हैं। तो इसीलिए भारत और ऐसा बहुत सारा देश जिसके वायरस या पैथोजन का डाटा जो है विकसित देश यूज करता है, वो सब मिल के बोले हैं कि ये जो लाभ ये विकसित देश कमाते हैं, डेवलप कंट्री कमाते हैं, उसका लाभ का कुछ हिस्सा जो है इन देशों को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही है कि यही बोले हैं कि इसीलिए ये ग्रुप फॉर द इक्वालिटी का जो है ये कॉन्सेप्ट लाया गया, विकासशील देशों का समूह है, ठीक है, जेनेवा में है। तो क्वेश्चन में यही रहेगा कि ग्रुप फॉर द इक्वालिटी क्या है, तो विकासशील देशों का समूह है। और ये डायग्राम से मैंने आपको जो समझाया है इसी के ऊपर, जैसे कि रोगजनक सामग्री किसके पास होता है, विकासशील देशों के पास होता है, पैथोजन या आनुवांशिक डाटा, इसको साझा करके मतलब इसके ऊपर क्या होगा, निष्पक्ष कानूनी लाभ जो है वो मिलना चाहिए, किसको, विकासशील देशों को, अनिवार्य मतलब मिलना चाहिए, अनिवार्य करना है, ठीक है। इसी के लिए बनाया गया। ये जो लाभ कमाते मतलब इसका डाटा यूज करके ये लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके वैक्सीन बना के पैसा कमा रहे हैं। तो इसका जो पैसा कमा रहे हैं तो वो डाटा कहाँ से आ रहा है, जो रिसर्च कर रहे हैं, तो ये भारत और अदर कंट्री विकासशील देशों उसका डाटा ये ले रहे हैं। तो इसीलिए सब मिलकर बोले हैं कि आप लोग लाभ कमाइए, लेकिन लाभ का कुछ हिस्सा हम लोगों को भी देना अनिवार्य करिए, और ये कानूनी होना चाहिए, ठीक है। इसी के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट है शिवालिक, एक ठो जहाज था, LPG जहाज जो हम लोग का इंडिया का था, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। बस इतना ही न्यूज़ था। तो अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि शिवालिक क्या है, तो LPG का जहाज था, और ये कहाँ किसका जहाज था, इंडिया का जहाज था, ठीक है। उसके बाद है ब्रिक, मतलब जो अभी ईरान के ऊपर जो युद्ध चल रहा है, तो ब्रिक्स सब कंट्री मिलके बोला है कि ईरान को जो है वो अभी लड़ाई के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है लामितिया 2026 एक्सरसाइज, वो किसके किसके बीच है, तो भारत और सेशेल्स के बीच है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट ये कि USA जो है वेवर दिया है, मतलब छूट दिया है कि रसिया से ऑयल खरीदने के लिए छूट दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।